अस्सलामुअलैकुम। यह हमारा नावल माला है, जिसके राइटर निम्रा अहमद हैं और यह हमारा एपिसोड 10 है और ये चैप्टर 3 ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से स्टॉप किया था। वो हौस खिड़की में बैठी थी। बिरोनी लाइट्स की जर्द रोशनी खिड़की से तकून की सूरत अंदर आ रही थी। वो स्टूडियो के एक हिस्से को मुनव्वर किए हुए थी। बाकी सारा स्टूडियो अंधेरा था। वो अब आसमान को नहीं देख रही थी। वो कमरे के मुनव्वर हिस्से पर नजरें जमाए गुमसुम सी बैठी थी, जहां एक खाली स्टूल रखा था। जिंदगी भी ऐसी ही छुपन छुपाई खेल रही थी। बाहर की दुनिया में किसी का दिन चल रहा था और किसी की रात। दस्तक पे इसने चेहरा उठाया। दरवाजा रोशन तक उनके हिस्से में था। आ जाओ। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला कि अरसे से किसी ने इस कब्जों में तेल नहीं डाला था। सुनहरी तकून लंबी हो के चौकट को चमकाने लगी। चौकट में कैफ खड़ा था। हाथ में 2 मग थे। कॉफी है या सब्ज चाय? वो इसे देख के उदासी से मुस्कुराई। सब्ज चाय, लेकिन मेरे अब्बा की रेसिपी के साथ, ना कि बकपी का कहवा जो वो मेहमानों को पिला रही हैं। वो फीका सा हंसती। कैफ ने इसका मग इसके साथ मेज पे रखा। अपना मग लिए स्टूल पे बैठ गया। आप में बहुत हिम्मत है। मैं इतने मेहमानों के साथ कभी डील नहीं कर सकता। घूंट भरते हुए इसने शाने उचका के कहा। वो रोशनी में बैठा था और माला अंधेरे में। मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ कैफ। अंदर से मुझे लगता है कि मैं हवा में मौलिक हूँ। ना जाने कल क्या होगा। हर शख्स की किस्मत का परिंदा इसकी गर्दन में बंधा होता है। रोशनी में बैठा नौजवान बोला। यानी यानी जो होना है वो होके रहेगा। माला ने आंखें बंद की। बहुत देर से अटका आंसू टूट के बह गया। मगर मैं इतनी दुआ मांगती हूँ, उठते बैठते मेरी दुआएं कबूल होंगी ना? ऑफ कोर्स कबूल होंगी, लेकिन उम्मीद से मांगा करें। इसने आंखें खोली तो मंजर धुंधला हुआ था और इस सुनहरी धुन के पार स्टूल पर बैठा शख्स कह रहा था। आप फैंटेसी पे यकीन रखती हैं? फैंटेसी? पलकें झपकाईं। धुन छटी। मंजर वाज़ेह हुआ। कैफ ने मग साइड पे रख दिया और इसके चेहरे को देखते हुए नरमी से कहने लगा। हमारा ब्रेन हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क नहीं कर सकता। यानी जो असल में हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं, ब्रेन को दोनों सच लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये एक मिथ है। नहीं, ये मिथ नहीं है। रिसर्चर्स हैं इस बारे में। वो दोनों हाथ हिलाते हुए समझा रहा था। हमारे ब्रेन को हकीकत और फैंटेसी में फ़र्क करना नहीं आता। फेवरेट खानों के बारे में सोचो तो मूड बदल जाता है। मुख्तलिफ सोचें मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। इसीलिए पीटर पेन कहता है अच्छे ख्याल सोचो, क्योंकि वो तुम्हें उड़ना सिखाएंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपकी माँ ठीक हो जाए, तो आपको पहले ये तसव्वुर करना होगा। क्या तसव्वुर करूं? वो स्टूल से उठ खड़ा हुआ और एक बुक शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा हो गया। बाजू सीने पे बांध लिए। जॉगर्स की कैंची बना ली। यही कि जब माँ ठीक हो जाएंगी तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। कचमाला ने भीगी आंखें बंद की। इसने एक तस्वीर बनाना चाहा। वो फिर से मुस्कुराई गई। इनकी वो रौबदार पर्सनालिटी वापस आ जाएगी। वो अब भूलने लगी हैं और अपनी पर्सनालिटी खो रही हैं। मैं चाहती हूँ वो पहले जैसी हो जाए और फिर हम तीनों माँ के साथ मौसम सरमा में एक रजाई में बैठ के बातें करते हुए चिलकों से खाएं। इसमें एक मसला है। इसने चौंक के आंखें खोली। वो क्या? चिलगोजे 6000 किलो हो चुके हैं। वो भीगी आंखों से हंस दी। अच्छा, मूंगफलियां कर लो। वो हल्का सा मुस्कुराया, गाल का गड़ा गहरा हुआ। इस तस्वर को बार बार जहन में ताज़ा रखें। जो सोचेंगी वही होगा। और अगर ऐसा ना हो सका, तस्वुर पे यकीन रखने वाले अगर मगर नहीं सोचते। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। कैफ ने अपना मग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो बिना सोचे समझे इसे पुकार बैठी। तुम क्या तस्वुर करते हो? वो वहीं ठहर गया। इसकी कशमाला की तरफ पुछती। मैं? वो धीरे से पलटा। इसका चेहरा आधा रोशनी और आधा अंधेरे में था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है जिसे तुम तसव्वुर करते हो? वो चलने में खिड़की में बैठी लड़की को देखता रहा। फिर बोला तो इसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। यही कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। वो कह के रुका नहीं, बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी सीढ़ियों पे इसके कदमों की आवाज़ सुनती रही। वो नीचे जा रहा था। फिर इसने गर्दन लॉन की तरफ मुड़ी। वो अब नीचे गेट की तरफ आता दिखाई दे रहा था। कानों में एयरपोर्ट्स लगे हुए और गार्ड चेयर पे जाके बैठ गया। वो दानिस्ता तौर पर ऊपर नहीं देख रहा था। इसने मग मेज पे रख दिया। अंदर से एक अलार्म जलने बुझने लगा। कैफ क्या सोचने लगा था? इसे कैफ से फासला रखने की जरूरत थी। वो नीचे वापस आई तो माँ इसी तरह सो रही थी। वो इनके साथ लेट गई और इनके तरफ करवट लेकर इनका चेहरा देखने लगी। फिर इसने आंखें बंद की। जहन से कैफ और उसकी बातों को झटक के वो इस दिन में वापस चली गई। वो माही, मुईद और माँ के साथ एक कंबल में बैठी थी। पलंग के दरमियान एक बड़े प्याले में चिलगोसे रखे थे। ये सस्ते जमाने की बात थी।
मोहित और वो चिलगोजे निकाल निकाल कर खा रहे थे और माँ जो स्वेटर के ऊपर शाल ओढ़े बैठी थी बार बार मोहित को टोक रही थी। छिलके अलग शॉपर में डालो, मिक्स नहीं करो। माही के अलग मसले थे। माँ, मेरे बाल क्यों इतने गिर रहे हैं आजकल? वह बालों में हाथ फेरती रूहासी होके कह रही थी। इसीलिए कहती हूँ, डाई ना करो और ज्यादा मोबाइल ना इस्तेमाल करो। माँ के नजदीक हर मसले का जड़ मोबाइल था। माँ क्या है यार, ऐसे ही मेरे बाल गिरते रहे तो मैं गंजी हो जाऊंगी। अरे बेवकूफ, कभी कोई गंजी औरत देखी है? माँ ने संजीदगी से पूछा तो वो चौंकी। ओ, मतलब जितने बाल गिरे मैं गंजी नहीं होंगी? फिर ठीक है। माँ ने मोहित के हाथ पे हाथ मारा। तुम्हें माँ की जुबान समझ नहीं आती? छिलके अलग प्याले में डालो। वो मंजर मुकम्मल था। इसने आंखें खोली और आंसू साफ किए। वो ये मंजर दोबारा जरूर देखेगी। वो अल्लाह ताला से दुआ मांगेगी। वो इतनी दुआ मांगेगी कि माँ की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जिसने बीमारी दी है वही इसको दूर कर सकता है। जिसने मुसीबत भेजी है सिर्फ वही इसको टाल सकता है। और वो माँ की तरफ करवट लिए जेर लब दुआ मांगने लगी। ए शिफा देने वाले, शिफा दे दे। इसे नींद कब आई इसे इल्म भी ना हुआ। रात के किसी पहर मुईद ने इसे जगाया। आवाज से माँ भी उठ गई। चौंक के कशमाला को देखा और गनोदा आवाज में बोली, मुईद ने खाना खाया? मैं देती हूँ, आओ मुईद। बाहर आते ही मुईद सारे दिन की रोदास सुनाने लगा। दो सर्जन्स को वो रिपोर्ट दिखा के आ रहा था, लेकिन दोनों ने वही कहा था जो डॉक्टर वोरा ने कहा था। जब तक ब्रेन खुलेगा नहीं, कोई नहीं बता सकता कि वो ग्लाइयोमा है या मनंजियोमा है। स्कैन पे दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल मसला ये था कि कोई सर्जन इस केस में हाथ डालने को तैयार न था। मेरे सीनियर्स ने कहा है कि मैं डॉक्टर वासिफ नसीर से मिलूं। मुझे सोचते हुए कह रहा था, वो कौन है? अमेरिकन सर्जन है। कई साल अमेरिका में न्यूरो सर्जरी की है। तुमने मायो क्लिनिक का नाम पढ़ा होगा। इससे भी मुंसलिक रहे हैं। बहुत बहादुर सर्जन है। 2 साल कबल पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे। यहाँ बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने ऑपरेट किए हैं। इनको दिखाते हैं स्कैन, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। एक सर्जन अमेरिका छोड़ के अपने मुल्क के लोगों के लिए पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। वो यहाँ लोगों के नाकाबिले इलाज ट्यूमर्स भी निकालता है। कितना आला आदमी होगा वो। इसने नाम सुन के जहन में इनका खाका भी बना लिया। एक अधेड़ उम्र सर्जन, आज इस नर्म गो जिनका दिल इंसानियत की हमदर्दी से भरा हुआ था। अगली सह पहर जब माला और मोहित अपनी बारी आने पे एक लंबी इंतजार के बाद डॉक्टर वासिफ की क्लिनिक में दाखिल हुए तो वो बहुत पुरुमीद थी। डॉक्टर वासिफ यकीनन इनको तसल्ली देंगे। ग्लाइयोमा है तो क्या हुआ, वो इसको भी निकाल लेंगे। डॉक्टर वासिफ दराज कद के स्मार्ट आदमी थे। बाल कलमों से सफेद और उम्र 50 के लगभग थी। आधी आस्तीन की पोलो शर्ट पहने हुए थे। कोट पीछे लटका था। इनको आते देख के शनासाई से बोले, आ गए हो मुईद? वो इससे यकीनन पहले कहीं मिल चुके थे। इनकी आवाज रोबदार और ऊंची थी। ऐसी आवाज जो कोसों दूर से पहचान ली जाए। जी, ये मेरी सिस्टर हैं कशमाला। आप भी डॉक्टर हैं? साथ ही रिपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं, लेकिन बन जाऊंगी। मुहित के हाथ में स्कैन थे। एमआरआई की रिपोर्ट कशमाला के हाथ में थी। इसने रिपोर्ट इनकी तरफ बढ़ा दी। डॉक्टर वासिफ ने रिपोर्ट के लिफाफे को एक नजर देखा और फिर इसे डस्टबिन की तरफ उछाल दिया। मैंने आज तक किसी रेडियोलॉजिस्ट की बनाई हुई रिपोर्ट नहीं पढ़ी। एमआरआई स्कैन दिखाओ। अंदाज संजीदा और कतई था। मुझे जल्दी जल्दी स्कैन दिखाने लगा। वो अलबत्ता चेहरे पे नागवारी लिए पीछे होके बैठ गई। हाउ रूड। क्लिनिक में दीवार पे एक सफेद रोशन चौखटा लगा था। डॉक्टर वासिफ कुछ देर काले एक्सरे जैसे स्कैन को वहां लगा के देख रहे थे। वीडियोस भी देखी। इन सब में माँ के ब्रेन को हर एंगल से दिखाया गया था। बस 2 रिंग थे, सियाह और सफेद। ये वो रंग थे जिन्हें सिर्फ सर्जन पढ़ सकते थे। मोहित बहुत कुछ इन्हें पहले ही ईमेल कर चुका था। वो ये सब अब दूसरी दफा देख रहे थे। डॉक्टर वोरा का कहना है कि ये ग्लाइयोमा है। मोहित ने कंगार की बात का आगाज किया। डॉक्टर वोरा बूढ़े हो रहे हैं। डॉक्टर वासिफ वापस कुर्सी पे आके बैठे और आम से अंदाज में इतला दी, ये ग्लाइयोमा नहीं है, ये मेनिंजियोमा है। इन दोनों का सांस रुक गया। सारी दुनिया ठहर गई। मेनिंजियोमा? वो ट्यूमर था जो काबिल इलाज था। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। वो दीवार पे लगे सैन को देखते हुए कह रहे थे, वैन इट लुक लाइक अ डक, स्विम लाइक अ डक एंड क्वाक्स लाइक अ डक, इट्स अ डक। अगर आप गलत हुए, ये डक नहीं हुई तो? मोहित ने मेज के नीचे से जूता इसके पैर पे मारा। डॉक्टर वासिफ ने संजीदगी से इसे देखा। अखरोट खाती हो? मेरा रोजा है। खिला नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। वो अपनी जगह से उठे और पीछे कंसोल टेबल तक गए। वहां चाय कॉफी के लवाजमात के साथ जार में ड्राई फ्रूट रखे थे। उन्होंने एक साबित अखरोट निकाला और वापस कुर्सी तक आए। ये तुम्हारा सर है। अखरोट अंगूठे और उंगली के दरमियान पकड़ के इसे दिखाया। अखरोट का छिलका तुम्हारी खोपड़ी है, तुम्हारे सर की हड्डी। फिर उन्होंने 2 उंगलियों के दरमियान अखरोट दबाया तो छिलका टूट गया। वो कागजी अखरोट था। सफाई से आधा छिलका अलग किया कि गिरी बरकरार रहे।
बिल्कुल इंसानी दिमाग की शक्ल की गिरी अखरोट में पूरी लगी नजर आ रही थी। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इस गिरी छिलके के दरमियान पानी होता है जिसमें जिसमें ये गिरी तैर रही है। अब ये छिलका उठाओ। इसने मेज पे रखा आधा खाली खोल उठाया। इसके अंदर देखो। इसने गौर से देखा, वो खाली था। इस खोल की अंदरूनी तह मनंजियोमा कहलाती है। मनंजियोमा और तुम्हारी ब्रेन के दरमियान में सिर्फ पानी है जिसमें ब्रेन तैर रहा है। समझ आया? इसने इस बात में सर हिलाया। अब वो कम मगरूर लग रहे थे। अगर इस खौल को कीड़ा लग जाए यानी ट्यूमर, तो वो मनंजियोमा कहलाता है, यानी मनंजी का ट्यूमर। ये बड़े होने में कई साल लेता है और आहिस्ता आहिस्ता गिरी यानी ब्रेन पे प्रेशर डालता है और इसे इसकी जगह से सरकाने लगता है। इसी वजह से इंसान के दूसरे काम मुतासिर होते हैं, जैसे यादाश्त वगैरह। यानी मनंजियोमा असल में सर की हड्डी का ट्यूमर है, ब्रेन का नहीं। यही समझ लो। और रहा ग्लाइयोमा, तो उन्होंने दूसरी तरफ का छिलका भी उतारा तो अखरोट की गोल मुकम्मल गिरी हाथ में आ गई। ये गिरी तुम्हारा ब्रेन है। इसकी गिरी के अंदर बनने वाला ट्यूमर ग्लाइयोमा कहलाता है, क्योंकि वो ब्रेन सेल से बनता है। वो किसी बैरूनी हड्डी या लीवर का ट्यूमर नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर का ट्यूमर है। इसीलिए ग्लाइयोमा का इलाज नहीं होता, ना इसकी सर्जरी का फायदा होता है। ग्लाइयोमा को निकालेंगे तो साथ ब्रेन का हिस्सा भी कट जाएगा। इससे मरीज मफलूज हो सकता है और ग्लाइयोमा मुकम्मल नहीं निकल सकता। वो बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन माँ को मनंजियोमा है। इसने फिर से तस्दीक चाही। असल बात तो ब्रेन खोल के मालूम होगी, लेकिन मैं मनंजियोमा को पहचानता हूँ। ये ग्लाइयोमा नहीं है। हम इसको सर्जरी करके निकाल लेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमें अंदर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको बढ़ने में 20-25 साल लगेंगे। अभी पिछले इतवार मैंने एक 7 साल के बच्चे की सर्जरी की है। वो मेद को बताने लगे। इसका कुछ हिस्सा रिमूव किया है, वो ट्यूमर बन चुका था। आज वो डिस्चार्ज होके माशाल्लाह घर चला गया है। फिर कब करवाएं सर्जरी? मोहित पुरुमिद हो गया, अलबत्ता इसका दिल ऊपर नीचे हो रहा था। कल ले आओ, वो इसी आम अंदाज में बोले। कल? बल्कि नहीं, कल मुझे एक शादी पे जाना है। परसों संडे को ले आओ। संडे जरा रिलैक्स डे होता है। सुबह 9 से 1 बजे तक मेरी 2 सर्जरीज हैं। इनसे फारिग होकर मैं तुम्हारी अम्मी की सर्जरी कर लूंगा। वो बोलते जा रहे थे, कशमाला को टोकना पड़ा। क्या हम किसी ऐसे दिन सर्जरी नहीं करवा सकते जब आप सिर्फ माँ की सर्जरी करें? सर्जन थक गया होगा ना। ट्यूमर निकालते निकालते इसकी छुरी ब्रेन की किसी शरियान पे लग गई होगी और तुम्हारी ननकी आंखें चली गईं। डॉक्टर वासिफ ने सिर्फ एक नज़र इस पे डाली और वापस मोहित से बात करने लगे। वो मजीद कुछ कहती, लेकिन मोहित ने इसकी पैर को अपने जूते से दबाया। संडे को इन्हें ले आओ सुबह 6 बजे। NPO करवा लेना। पिछले रात ज़ियाबतीस की दवा नहीं देनी, न इंसुलिन लगानी है। वो हिदायत दे रहे थे और माला शदीद गैर आरामदह थी। क्या था ये आदमी? मतलब मेरी माँ की सर्जरी है, कोई मजाक नहीं। ऑपरेशन टेबल है या कसाई की दुकान कि एक के बाद एक जानवर आता जाएगा और मैं खटखट इसकी सर्जरी करता जाऊंगा? इसने बाहर निकलते ही मोहित को कोहनी से पकड़ के रोका। मोहित, हम इतनी जल्दी क्यों सर्जरी करवा रहे हैं? अभी मैंने फैसला नहीं किया, रात तक फैसला करेंगे। और जल्दी करनी है माला। माँ की ब्रेन पे जितना प्रेशर पड़ेगा इतना वो अपने अज़ा खोती जाएंगी और कोई गारंटी नहीं है कि खोए हुए अज़ा ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएं। मगर डॉक्टर 2 सर्जरी से थक के माँ की सर्जरी कैसे करेंगे? यार वो न्यूरो सर्जन है, इससे कहीं ज्यादा सर्जरीज एक दिन में कर सकते हैं। वो दोनों क्लिनिक के बाहर पार्किंग एरिया में खड़े बहस कर रहे थे। ऊपर से रूट कितने हैं। अब तुम नॉन डॉक्टर्स को ये बात बुरी लगेगी अच्छी, मगर याद रखो सर्जन जितना काबिल होगा इसमें इतना ही एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड सर्जन की निशानी होता है। सर्जन मोहित गर्दन करा के बोला था, मगर इसकी सुई वहीं अटकी थी। इसे अभी तक यकीन नहीं आया था कि माँ को मेनिंजियोमा था। क्या पता माँ को ग्लाइयोमा हो और वो ऑपरेशन के पैसों के लिए इसे मेनिंजियोमा बता रहे हों। मेरी बहन ऑपरेशन की फीस 8 लाख रुपए है। इसमें से 5.5 लाख अस्पताल को जाएंगे। सर्जन को सिर्फ 2-2.5 लाख जाएंगे। हाँ, तो 2.5 लाख बड़ी रकम है। ये सामने ऑडी देख रही हो? इसने एक समत में इशारा किया तो माला मुड़ के देखने लगी। वहां एक चमकती हुई कार खड़ी थी। ये 1.5 करोड़ की ऑडी सिर्फ डॉक्टर वासिफ की है। जिस आदमी के पास ये कार हो, इसे हमारे 2.5 लाख नहीं चाहिए हैं। अगर वासिफ नसीर कह रहा है कि ये मनंजियोमा है तो ये मनंजियोमा है। फिर हाथ को खोल बंद करके इशारा किया और वो आगे बढ़ गया। माही इस रात सोई नहीं थी। वो नमाज के बाद बेड पे बैठी थी। सर पे दुपट्टा लपेटे वो हाथ में मसनून दुआओं की किताब उठाए दुआ पढ़ रही थी। आज माला और मोहित ने किसी अमेरिकन सर्जन के पास जाना था। माही इनके जाने से पहले ही डॉक्टर वासिफ को गूगल करके इनकी इंटरव्यूज और आर्टिकल्स और दूसरी मालूमात पढ़ चुकी थी। वो मायो क्लिनिक से मुंसलिक रहे थे, वो आम सर्जन नहीं थे। इसे इनकी तशखीस का इंतजार था। ऐसे ही जैसे माला की मैसेज टून बजी, इसने बेकरारी से मोबाइल उठाया। माँ को मनंजूमा है, ग्लायूमा नहीं। माही ने बेख्तियार मुंह पे हाथ रख लिया। आंसू टिप टिप गिरने लगे। वो कहती थी ना, माँ का इलाज हो जाएगा। माँ का ट्यूमर मूजी नहीं होगा। इसकी दुआएं कबूल हुई थी।
ये एक निशानी थी, अब इसे मजीद दुआ मांगनी थी। खिड़की पे गिरने वाली बूंदों की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। अलबत्ता बारिश अभी थमी नहीं थी। स्केच बुक इनके दरमियान खुली रखी थी और इस पे मौजूद बच्चे की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। ऐसी शैतानी मुस्कुराहट तुमने शायद ही कहीं देखी हो। यूरोपियन कल्चर्स में इस बच्चे के बारे में मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। डॉक्टर रायत बात को जारी रखते हुए कह रहे थे और वो गौर से सुन रही थी। लेकिन इनका लबे-लबाब यह है कि परियां एक नए पैदा होने वाले बच्चे को अगवा करके इसकी जगह पंघोड़े में इस शैतानी बच्चे को यानी चिंजलिंग को डाल जाती हैं। तब्दील किया हुआ बच्चा। मगर हम मुसलमान हैं और हम परियों पे यकीन नहीं रखते। इसलिए मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक ये बच्चा शैतान या जिन को ज़ाहिर करता है और इसका ख्वाब में आने शैतानी अमलियात की तरफ इशारा कर सकता है। मुझे मालूम है बुरे ख्वाब नहीं बताने चाहिए, लेकिन मैं इस ख्वाब को गलती से पहले ही बयान कर चुकी हूँ, इसलिए आपको बताए देती हूँ। माही ने खिड़की के शीशे को देखा जो पानी के कतरों से भरा था। पल भर के लिए इन कतरों में इसके ख्वाबों का अक्स उभरने लगा था। मुझे ख्वाब में नजर आया कि ये बच्चा, जिसकी उम्र 3-4 बरस से ज्यादा नहीं लगती, हमारे घर के गिर्द चक्कर काट रहा है और साथ ही ये हंसता जा रहा है। इसकी हंसी, इसकी खोखली आंखों की चमक, मैं ये कभी नहीं भूल सकती। माही की आवाज में एकदम बहुत से जज्बात इकट्ठे हो गए। खौफ, बेबसी, नफरत। मैं आगे बढ़ के इसको गर्दन से पकड़ लेती हूँ। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए इसका गला दबाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वो नहीं मरता, वो हंसता जाता है। मेरी बहन माला ने देखा कि ये बच्चा इसके और माँ के दरमियान में आके लेट जाता है। वो इसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मरता, हंसता जाता है। माँ ने देखा कि ये बच्चा इनकी तकिए के नीचे से कुछ चुरा के भाग जाता है। इसने आंखें बंद की। जहन के शीशे पे भी कतरे फैले थे, जिनमें इसके ख्वाब खड़े इस पे हंस रहे थे। 2 माह कबल मुझे ख्वाब में ये बच्चा अपने 4 सद्दा वाले आबाई घर के सहन में नजर आया। इसको फिर से मारने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं मरता। इसने आंखें खोली। ये ख्वाब हम सबको अलग अलग आए, एक दूसरे का सुनकर नहीं। माला ने मुझे अपना ख्वाब सुनाया तो मैंने इसे अपने ख्वाब बताए, लेकिन फिर भी आपकी बहन जादू को नहीं मानती। नहीं, वो कहती है ख्वाब से पहले इसने कोई हॉरर फिल्म देखी थी, यकीनन इसी का असर था। वो इस मौजू पे बात ही नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी बहन पे कोई जादू कर रहा है, क्योंकि इसी के साथ सारे वाकयात होते हैं। खून आना, किसी का पीछा करना। वो बेबसी से कह रही थी, ख्वाब से ज्यादा ख्वाब की वाइब अहम होती हैं। जब आप ख्वाब में इस बच्चे को देखती हैं तो आप क्या महसूस करती हैं? माही ने आंखें बंद की। हर तरफ अंधेरा छा गया। सारे कतरे अंदर ही अंदर बह के फना हो गए। मैं खौफ से सोचती हूँ कि ये बच्चा मेरा खानदान तबाह कर देगा। इसने भीगी पलकें खोली। खानदान तबाह करने वाला जादू, उन्होंने समझ के इस बात में सर हिलाया। ये एक मशहूर जादू है, मगर जरूरी नहीं कि आपकी बहन पे जादू हो। जादू की अलामात बहुत वाज़ेह होती हैं। हम इनसे इस मर्ज़ की तशख़ीस कर सकते हैं। जादू मर्ज़ है क्या? और नहीं तो क्या, ये मर्ज़ ही है, बस इसका इलाज खुद करना होता है। हम इलाज पे बात करेंगे, पहले आप ये बताएँ कि आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? वो चौंकी। नहीं, इसके बच्चे नहीं हैं। मतलब वो गैर शादीशुदा हैं? ओह! वो खामोश हो गए। माही के अंदर अलार्म सा जलने बुझने लगा। क्यों, आपने क्यों पूछा? आपने खानदान को तबाह करने वाले जादू का ज़िक्र किया तो मुझे लगा आपकी बहन की अपनी फैमिली है। वो आम से अंदाज में कह रहे थे, जैसे डॉक्टर बुखार की दवा तजवीज़ करते हैं, क्योंकि फैमिली मैजिक अमूमन घर की बेटी से नहीं शुरू होता। माही का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। लम्हे भर को सारी दुनिया थम गई। वो घर की माँ से शुरू होता है। माही बिना पलके झपकाए इन्हें देख रही थी। अगर बच्चे मोती हैं तो माँ वो माला है जो अपने खानदान को जोड़ के रखती है, और इस माला के टूटने पे सारे मोती बिखर जाते हैं। जादूगर ने जब किसी खानदान को तबाह करना हो तो वो पहले इसकी माँ पर हमला करता है। कैसे? इसकी रंगत सफेद पड़ने लगी। इसे सहराहुल मर्ज कहते हैं। खानदान की माँ अचानक बीमार पड़ जाती है। इसको कोई ऐसा मोजी मर्ज लाहक हो जाता है जो इलाज से भी रफा नहीं होता। माँ देखते ही देखते खत्म हो जाती है। ये जादू मुंतकिल होने वाला जादू है। ट्रांसफरेबल मैजिक। ये माँ की बात इसकी औलाद में मुंतकिल हो जाता है, अमूमन इस औलाद में जो जिस्मानी तौर पे माँ के सबसे करीब होती है। फिर वो इसका चेहरा देखकर मुस्कुराए। अभी से डर गई माँ भी ना। मेरी माँ, इसका सांस नहीं आ रहा था। मेरी माँ बीमार है। क्या ये जादू से है? शायद हाँ, शायद नहीं। आप ये वसौक से कभी नहीं जान पाएंगी। इसीलिए उल्मा जादू के बारे में हर वक्त बात नहीं करते। जिसकी भी माँ बीमार हो वो समझेगा इस पर जादू किया जा रहा है। ऐसे में इंसान खौफ और वहम का शिकार हो जाता है। इसका चेहरा देख के तसल्ली दी। जरूरी नहीं है कि आपकी माँ पे जादू हो। हर बीमारी जादू से नहीं होती। मगर मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरी माँ की बीमारी जादू से है या नहीं? इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको अपनी माँ के मर्ज की तशखीस करनी होगी। जादू की अलामत होती हैं। अगर वो अलामत आपकी माँ में नहीं है तो इनकी बीमारी महज एक बीमारी है। अगर है तो आपको इनका इलाज करना होगा, जिस्मानी के साथ साथ रूहानी इलाज भी। माही को अपनी टांगें कमजोर पड़ती महसूस हो रही थी। क्या वो मजीद ये सब सुन सकती थी? क्या वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी?
डॉक्टर वासिफ की क्लिनिक से वापसी पे वो घर आई तो कैफ वहां मौजूद नहीं था। ये इसकी ब्रेक का वक्त था, हर रोज 5 घंटे की ब्रेक जिसमें वो ना जाने क्या करता था। वो भी इसका आज सामना नहीं करना चाहती थी। इसकी कल वाली बात पे वो अजीब कैफियत का शिकार थी। डाइनिंग टेबल पे माँ अपनी व्हील चेयर के साथ मौजूद थी। वक्त भी खाना लगा रही थी। मोहित वहीं बैठ गया और माँ के लिए खुद सालन निकालने लगा। वो इतनी नकाहतज़दा और कमज़ोर लग रही थी कि इन्होंने इसकी आमद महसूस नहीं की। वो भी वहाँ नहीं रुकी। मोबाइल लिए ऊपर स्टूडियो में जाने लगी, फिर रुक गई। रात का कहा वो एक फ़िक्रा शायद स्टूडियो की दीवारों पे अमर हो गया हो। वो वहाँ जाएगी तो सुनाई देगा। वो कमरे में आ गई और खिड़की के सामने खड़े होके सफ़ूरा को कॉल मिलाई। ये कैफ़ कैसा आदमी है? बतौर आदमी? ज़ोर देके पूछा। नज़रें खिड़की से बाहर नज़र आती गार्ड की खाली चेयर पे जमी थी। लूज़र है और क्या? सफ़ूरा ने साथ हूँ भी किया था। ऐसे ना कहो सफ़ूरा। हम सब इस फेज से गुजरे हैं। जब हम बिजनेस प्लान बना रहे होते थे, इसने काफ़ी देर कर दी है, लेकिन वो कोशिश कर तो रहा है ना। इसे खुद भी तवक्को नहीं थी कि वो इसका दफ़ा करने लग जाएगी। इसने तो किसी और बात के लिए फ़ोन किया था। यार वो कई साल से बिजनेस प्लान्स ही बना रहा है। इसकी प्लान कभी कामयाब नहीं होते, हमेशा मकरूज़ हो जाता है, मसलों में फंसा हुआ। मैं किसी और लिहाज से पूछ रही हूँ। सफ़ूरा चौंकी। क्या इसने कोई बदतमीज़ी की? मैं बात करती हूँ इससे। सफ़ूरा के अंदर की फेमिनिस्ट भड़क उठी। सफ़ूरा ऐसा कुछ नहीं है और मैं अपने लिए खुद बोल सकती हूँ। मैं इतने सालों से मर्दों के साथ काम कर रही हूँ। मुझे मालूम है इनके एडवांसेस के साथ कैसे डील करना है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ बतौर आदमी कैफ कैसा है? कैफ फ्लर्ट सा है? अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती करने का शौकीन? मैंने इसको बहुत दफ़ा इस्लामाबाद के एलीट रेस्टोरेंटों में लड़कियों के साथ घूमते देखा है। वो अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती कैसे अफोर्ड करता है? अमीर लोगों से दोस्ती आसान होती है क्योंकि हमेशा अमीर दोस्त पे करता है। सारी दुनिया की एलीट क्लास इसी एक उसूल पे चलती है। कोई गरीब दोस्त को नहीं कहता कि पे करो। फिर सफ़ुरा रुकी। मुझे बताओ इसने कोई बदतमीज़ी की है? नहीं, मैं बस जानना चाहती थी कि इसकी बात पे मुझे कितना एतबार करना चाहिए। तुम इसको कुछ मत कहना। इसने खास सफ़ूरा को ताकीद की। लेकिन दूर अंतर इसे मालूम था कि सफ़ूरा कैफ को ज़रूर फ़ोन खड़काएगी। उफ, ये इसने क्या कर दिया? कैफ ने इसे कंफ्यूज कर दिया था। आज सुबह से इसने कचमाला का सामना नहीं किया था। इसकी वापसी से पहले ही वो मुबीन मंजिल से निकल चुका था। इसका रुख गुलबर्ग की एक लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग की जानिब था। लाहौर आते ही मालिक ने इसे अपने एक अपार्टमेंट की चाबी दे दी थी। वो खाली पड़ा था। मालिक कभी कभी लाहौर आता था। कैफ वहां अपने प्लान पे काम कर सकता था। 2 माह की बात थी। बज़ाहिर मुबीन मंजिल की बेसमेंट के इस कूलर वाले कमरे में कयाम पज़ीर था, लेकिन दर हकीकत वो यहाँ इस अपार्टमेंट में रह रहा था। इमारत में दाखिल होते ही रिसेप्शन डेस्क के पीछे बैठी लड़की नजर आई, जिसने मुस्कुरा के सर के जंबिश से कैफ को खुश आमदीद कहा। कैफ ने मुस्कुरा के इसी अंदाज में सर हिलाया और लिफ्ट की तरफ आ गया। वॉलेट से इसने अपार्टमेंट का की कार्ड निकाला और लिफ्ट में दाखिल होते ही 5 का बटन दबाया। इसी वक्त फोन बजने लगा। इसने फोन कान से लगा के हेलो कहा, लेकिन दूसरी जाने से कहे जाने वाले अल्फाज से उनके चेहरे के तासुरात संजीदा होते गए। वो लिफ्ट से निकला और कार्ड हाथ में लिए कॉरिडोर में आगे बढ़ता गया। सफेद मरमरी टाइल से मजीन कॉरिडोर की बत्तियां इसके कदमों के साथ साथ जलती गईं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। एक अपार्टमेंट के डोर के सामने वो रुका। सियाह दरवाजे पे सुनहरी ब्रॉस से लिखा था आईओसी। इन्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उसने हैंडल सेंसर के साथ कार्ड लगाया तो बिप के साथ दरवाजा खुल गया। वो अंदर दाखिल हुआ और कार्ड होल्डर में लगा दिया। अंदर एक खूबसूरत और रोशन अपार्टमेंट इसका मुंतजर था। बहरहाल मैं आइंदा एहतियात करूंगा, ऐसा कुछ ना हो। वह राहदारी में आगे आया और फोन कान से हटाया। फिर जोर से फोन सोफे पे दे मारा। फोन सोफे से टकरा के जमीन पे जा गिरा। स्क्रीन प्रोटेक्टर के ऊपर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। वो राहदारी उबर करके एक बेडरूम में आया। वो सुरमई रंग से सजा था, खूबसूरत और नफीस, किसी होटल रूम की तरह। कैफ सीधा बाथरूम में आया और वॉश बेसिन के ऊपर खड़े हुए अपना चेहरा आईने में देखने लगा। मुट्ठी जोर से बंद की जैसे आईने को एक घूंसे से तोड़ देना चाहता हो, लेकिन फिर आंखें बंद करके चंद गहरे सांस लिए। मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मैं अपना फोकस लूज कर रहा हूँ। मुझे फोकस लूज नहीं करना। भूरी आंखें खोल के अपना अक्स देखा। फोकस लूज नहीं करना। इसने नल के नीचे हाथ की तो ठंडी धार गिरने लगी। तेज प्रेशर से हाथों पे पानी के बुलबुले बनने लगे। इसने झुक के बहुत साफ पानी चेहरे पे डाला, फिर सीधा खड़ा हुआ तो पानी थोड़ी से नीचे बहता हुआ गिरेबान में जस होने लगा। फोकस लूज नहीं करना। अपनी बुरी आंखों में देखते हुए खुद को याद करवाया, ये लड़की मेरी कुछ नहीं है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से काम मुकम्मल करके निकलना है। मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। ये चेहरा रगड़कर फिर बाहर निकला। बेडरूम की दीवार पे एक कैलेंडर अवीसा था। कैफ की नजरें इस कैलेंडर पे ठहर गईं। वहाँ 2 तारीखों के गिर्द दायरे बने थे। एक तारीख 10 जून की थी, जब इसने कचमाला की जॉब से इस्तीफा देना था। दूसरी तारीख 15 जुलाई की थी। इसके गिर्द एक बड़ा सा सुर्ख निशान लगा था। फोकस लूज नहीं करना। इसने तौलिया एक तरफ उछाल दिया। इसका रुख लॉन्च की जानिब था, जहां इसे बैठ के काम करना था। इसका ये नया प्रोजेक्ट प्लान नाकाम नहीं होना चाहिए। वो अपनी पूरी मेहनत करेगा।
वो किसी को ये कहने का मौका नहीं देगा कि कैफ एक फेलियर है। कशमाला मुबीन को जहन से झटकते हुए वो किचन में नसब कॉफी मशीन की तरफ बढ़ गया। इसके पास 4.5 घंटे थे। इस रात माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। बातें इसी तरह भूल रही थी, लेकिन अफ्तार के बाद वो इन्हें लॉन्च में लेकर आई और टीवी के सामने बिठाया तो माँ ने गौर से अपनी बूढ़ी आंखों से इसका चेहरा देखा। तुम्हारे दाने निकल रहे हैं। वो चौंक गई। कितने दिन से आईने में ढंग से देखना छोड़ दिया था। फौरन उठी और लॉन्च के दीवार पे लगी आराइशी आईने के सामने जा खड़ी हुई। मलगजा लिबास, बंधे बाल, चेहरा दाएं बाएं मोड़ा। 2 दाने। क्या ये वही कशमाला थी? मगर जिंदगी भी तो बदल गई थी। माँ बीमार हो जाए तो कुछ भी वैसा नहीं रहता। इसने पलट के लॉन्च पे नजर डाली। माँ व्हील चेयर पे बैठी थी, नकाहा से गर्दन नीचे की। मुई सोफे पे बुर्जुमान था, मोबाइल पे सर झुकाए, गोद में माँ के चंद रिपोर्ट्स रखे। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मैसेजेस और कॉल्स कर रहा था। कभी इस लॉन्च के हालात मुख्तलिफ होते थे। माँ तख्त पे बैठी सब्जी काट रही थी। माला एक तरफ किताबें फैलाए इनमें सर दिए बैठी थी। माही दूसरे नील पॉलिश उठाए पैरों को सजा रही थी। जब यकदम घंटी बजी तो टीन एज मुहित भाग के बाहर जाता। वापसी पे इसके हाथ में खुशबू उड़ाते पुलाव की प्लेट होती। हमसाए वाली दर्दाना आंटी के पुलाव की खुशबू पे सब सर उठाते और भाग के माँ के तख्त के गिर्द जमा हो जाते। माँ पुलाव की प्लेट दरमियान में रखती, फिर ढकी हुई प्लेट उठाती तो भाप और खुशबू एक साथ बाहर आती। वो चारों बिस्मिल्लाह करके जल्दी जल्दी खाने लगते। इसमें एक ही बूटी होती और वो मनसलवा से लजीज होती। चाहे इस दिन घर में माँ ने देगचा भर के पुलाव बनाया हो, जो मजा इस हमसायों के पेट का था वो कहीं और नहीं था। वो आसान दिन थे। तब चेहरे के दानों और वजन के बारे में फिक्र नहीं होती थी। बग बी के बाद से इसका इर्तिकाज टूटा। मोहित भी रिपोर्ट से सर उठा के देखने लगा। बाहर आपकी दुबई वाली आंटी आई हैं। बग बी मेहमानों की कार को पोर्च के अंदर दाखिल हुए देख आई थी। ओ हाँ, जियाद ने मुझे कॉल की थी, वो आ रहे हैं। मैं बताना भूल गया। उफ मोहित, इसने अपना हुलिया देखा। इतने में बग भी आवाज धीमी करके इनके करीब आई। इनको भी बस कहवा और बिस्किट पर टरखा दूं। कशमाला ने बेख्तियार माथे को छुआ। मोहित ने बरहमीसी से देखा। क्या मतलब कहवा बिस्किट? ऐसे करते हैं मेहमानों के साथ? समझाओ यार माला इनको। माँ बीमार क्या हुई? बगबी को सारे काम ही भूल गई। वो डिपट के कहता हुआ उठा, मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बाहर निकल गया। माला ने पैर पटका। कहा था ना मोहित के सामने नहीं कहना। इसको नहीं मालूम किसी को कैसे डील करना है। अच्छा तो वो फिर कहवा और बिस्किट ही लाऊं? उफ बगबी, खाने की तैयारी करें, मैं कुछ बाहर से भी ऑर्डर करती हूँ। वो झुंझलाई हुई कमरे में आई, अलमारी खोली, हैंगर्स उलट पुलट किए। मेरी माँ को ब्रेन ट्यूमर है और मुझे कपड़ों की पड़ी है। लेकिन माँ को ट्यूमर ना होता और वह जहनी तौर पे हाजिर होती तो इसके घड़े से निकाल के पहने वाले लिबास पे इसको 100 सलावतें सुनाती। अपना हुलिया दुरुस्त करना इसकी मजबूरी थी। बाहर आई तो लेमन ग्रीन लंबी कमीज और हम रंग दुपट्टे में मलबूस थी। सफेद ट्राउजर के साथ सफेद हील्स पहन रखी थी। बाल कैचर में आधे बंधे थे। 2 लटें आदतन चेहरे के अतराफ में गिरती थीं। सब आंखें मस्कारे से सजी थीं। वो लाउंज में दाखिल हुई तो सब नजरें इसकी तरफ उठी। नगीना आंटी ने मुस्कुरा के इसे देखा। वो तख्त पे माँ के साथ बैठी थी। सफेद चिकनकारी के दुपट्टे के हाले में इनका उजला चेहरा बहुत मनव्वर लग रहा था। तस्बीह पर्स के साथ लटकी हुई थी। इनके गिर्द एक अपनायत का सहारा था, जो बहुत कम लोगों के गिर्द महसूस होता था। जियाद साथ एक कुर्सी पे बैठा था। इसने जीन्स पे आते आस्तीन की सियाह पोलो पहन रखी थी। वो सबको सलाम कहती इनके सामने एक सिंगल सोफे पे आ बैठी। मुईद की कॉल आ गई तो वो उठ के बाहर निकल गया। ऐसी है मेरी बेटी? नगीना आंटी ने मोहब्बत और पनायत से इसे देख के पूछा। ठीक हूँ, वो फीका सा मुस्कुराई। माला, एक तो माँ की पुरानी आदत थी, भरी महफिल में ऐसे इशारा करती हैं कि इनके बच्चों को क्या पूरे खानदान को समझ आ जाता। माही से कहो आ भी जाए, आंटी को सलाम करे। इस बात पे सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही लम्हे नगीना आंटी बड़े स्वभाव से बोली। माही मुझसे लॉन में मिल चुकी है, अब किचन में मसरूफ होगी, इसको ना बुलाएं। अच्छा भाभी, आप बता रही थी अपनी कजन के बेटे का? हाँ, वो जब पैदा हुआ है बीमार है, कुछ दिन बाद इसका ऑपरेशन होना है। माँ ने किस्सा सुनाना शुरू किया। इस किस्से को 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन माँ अपनी जहन में इसी पुरानी दौर में थी, जब माही और माला टीन एज लड़कियां थीं, जो अगर रिश्तेदारों के आने पे इनसे मिलती तो ये इंतहाई बदतमीज शुमार होती। काश वो भी ऐसे ही गुजरे वक्त को वापस ला सकती। इसने ये 10 साल पढ़ाई और करियर में ना लगाए होते, वो माँ के पास होती। वो भीगी पलकों से माँ को नगीना आंटी से बातें करते देख रही थी। वो इसके करीब खंकारा तो माला ने चौंक के गर्दन इस तरफ मोड़ी। वो इसके सामने वाले सोफे पे बैठा था। धीमी आवाज में इसको तसल्ली दी। कशमाला, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं पता। इसने नफी में सर हिलाया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कितना खूबसूरत बोलता था, मध्यम सा। यही के इतवार की सुबह सर्जरी करवा लें। इतनी जल्दी? याद ने हैरत से इसे देखा। आपको सेकंड राय भी लेनी चाहिए। डॉक्टर्स का कोई भरोसा नहीं होता। मोहित कहता है ऐसे नहीं होता, सर्जन ऐसे नहीं करते। वो दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे। मोहित भी आपका भाई है, आप दोनों हर एक पे बहुत जल्द एतबार कर लेते हैं। मोहित को उम्मीद है कि सर्जरी कामयाब होगी।
ज़िया सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। ऐसे फैसले उम्मीद या वाइफ पे नहीं करते, सोच समझ के करते हैं। चंद दूसरे सर्जन से मशवरा करें। हो सके तो इन्हें बाहर ले जाएं। वो चल में जकटक इसे देखी गई। जहन में ख्याल सर उठाने लगा। किसी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तसव्वुर करूं कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। ज़ियाद हल्का सा हंस दिया। और जिसको आपने ये कहते सुना, क्या इसके तसव्वुरात ने इसके लिए सब अच्छा कर दिया? वो कुछ बोल ना सकी। तसव्वुर करने से हर चीज़ ठीक हो जाती तो हम सब तसव्वुर ही करते रहते। तसव्वुर करने वाले सिर्फ तसव्वुर में जीते हैं। हकीकी ज़िंदगी में इन लोगों का कोई शेयर नहीं होता। आपको सोच समझ के आंटी के लिए फैसला करना है। इसके सामने बैठा शख्स एक कामयाब इंसान था। माशरे के कामयाब मर्द के टाइटल पे पूरा उतरता था। यानी इसने 30 का हिंसा उबूर करने से पहले अपना घर बना लिया था। करियर सेट कर लिया था। शायद वो दुरुस्त कह रहा था। इंसान तसव्वुरात के सहारे नहीं चल सकता। क्या मैंने आपको फिर से उदास कर दिया? वो नरमी से इसको देखकर बोला तो वो चौंकी। फिर मुस्कुरा के नफी में सर हिलाया। आप दुरुस्त कह रहे हैं। तसव्वुरात में जीने वाले हमेशा नाकाम ही रहते हैं। लेकिन मुइद भी ठीक कह रहा है। इसको सर्जन्स के बारे में मुझे और आपसे ज्यादा मालूम है। अटल लहजे में अपनी बात कह के वो उठ खड़ी हुई। मैं किचन देख लूं। सफेद हील से चलती हुई वो किचन में आई तो वहां सलीम बर्तन निकाल रहा था। काम ज्यादा होने की वजह से बकबी इसको अंदर बुलाया करती थी। खुद बग भी डर्टी किचन में खड़ी कुछ तलने में मसरूफ थी। माला की मतलाशी नजरें किचन के बाहर गैलरी की तरफ उठी। सरसरी सा सवाल किया, कैब वापस नहीं आया? नहीं। अजीब सी बेचैनी होने लगी। कहीं सफूरा ने इसे कुछ कह ना दिया हो। उफ। इसकी गैर मौजूदगी में माँ नगीना बेगम से जियाद की मंगेतर के इंतकाल पे अफसोस कर रही थी। बस बहन क्या बताऊं, नगीना आंटी गहरे दुख से बोली। इतनी प्यारी बच्ची थी वो। इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। इसकी सालगिरह थी इस दिन। बेकरी से केक लेने जा रही थी। एक अमीर बूढ़े ने अपनी कार से इसकी कार को टक्कर मार दी। चिच। माँ ने अफसोस से इन्हें देखा। इस बूढ़े पे केस वगैरह नहीं चला? कहाँ? इसके नफसियाती बेटे ने उल्टा हमारी बच्ची पे इल्जाम लगाया कि इसने बूढ़े को टक्कर मारी है। जियाद का वीजा नहीं था इसलिए वो यूके नहीं जा सका। हम सबरीना के घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सके। इस बूढ़े के नफसियाती खानदान ने इन लोगों को बहुत हरासा किया। तंग आके वो लोग पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो गए। सारे लॉन्च में अफसरदा सी खामोशी छा गई। दैट्स सो सैड। मोहित खंकारा। कितना अरसा हो गया इस बात को? यही 1.5 पौने 2 साल। नगीना आंटी याद करके कहने लगी। 2 साल 3 माह। जियाद एकदम बोला। फिर वो खामोश हो गया। नगीना बेगम ने अफसोस से अपने बेटे को देखा और गहरी सांस ली। मोहित ने बात बदल दी और थोड़ी देर में वो सब इस किस्से को भुला के दूसरी बातें करने लग गए। कशमाला इनसे बेखबर डाइनिंग रूम में बर्तन सेट करवा रही थी। इनके जाने के बाद इसने माँ को दवा देकर सुला दिया और फिर खुद लॉन में आ गई। इसे कैफ का इंतजार था। करीबन रात के 11 बज रहे थे जब गेट में चाबी लगने की आवाज आई। फिर दरवाजा आहिस्ता से खुला। कैफ ने अंदर कदम रखा और मुड़ के आहिस्ता से दरवाजा बंद करने लगा। तुम लेट हो। वो आराम से पलटा इसकी तरफ देखा। तारिक लॉन को मसनूई रोशनियों से मुनव्वर कर रखा था। वस में रखी लॉन चेयर पे टांग जमाए बैठी बरहमी से इसे देख रही थी। कैफ ने हल्के से शाने उचकाए। आप मेहमानों में बिजी थी। वो गए तो मैं आ गया। आम लहजे में कहता हुआ वो लॉन की तरफ आया। साथ ही उंगलियों में चाबी घुमा रहा था। सीसीटीवी कैमरों की ऐप की रसाई कैफ के पास भी थी। वो अपने फोन के जरिए घर के दाखिली दरवाजों पे नजर रख सकता था। इस बात का लेट होने से क्या ताल्लुक है? सख्ती से कहती वो अपनी जगह से उठी। वो चलता हुआ इसके ऐन मुकाबिल आ खड़ा हुआ। चेहरे पे बेतासुर था जैसे कल की बात इसे याद तक ना हो। दोनों आमने सामने खड़े थे। वो दराज कद था। इसे गर्दन कदरे उठा के कैफ को देखना पड़ रहा था। मुझे काम था। इसकी आंखें किसी किस्म की माजत से खाली थी। ये लेट इसीलिए लेट हो गया। दोबारा मत होना वरना। कैफ ने आबरू उठा के बखौर इसका चेहरा देखा। वरना मैं किसी और को हायर कर लूंगी जो मेरी बात मानता होगा। इसे गुस्सा आने लगा और इसे गुस्सा कम ही आता था। काम मुश्किल लगने लगा है तो बता दो। मैं किसी को जबरदस्ती रखने की कायल नहीं हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया। गाल का गड़ा गहरा हुआ। आप मुझे निकालने का बहाना ढूंढ रही हैं या शायद तुम जादू या जिन्नात से डर गए हो? तन से कहते हुए कशमाला ने सर झटका और मुड़ के पोर्च की तरफ बढ़ गई। 3,000 अफराद की कंपनी। वो पीछे से पुकार के बोला तो वो वहीं रुक गई। मुड़ के अचंभे से इसे देखा। क्या? मैं ये तसव्वुर करता हूँ। घास पे खड़ा नौजवान जख्मी मुस्कुराहट के साथ बोला कि एक दिन मैं एक ऐसी कंपनी का सीईओ होऊंगा जिसमें 3,000 अफराद काम करते होंगे। इसलिए मैंने कहा था कि काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते। काश जब आप मुझसे ये सवाल पूछती मैं कम से कम 30 अफराद की कंपनी का मालिक होता। तब शायद मेरा तसव्वुर सुनने पे आपको हंसी ना आती। अभी आएगी। उसके चेहरे पे सादगी थी, सच्चाई थी, मुस्कुराहट थी। कशमाला के कंधों से मनोबोझ उतर गया। तो ये मतलब था इसका। वो भी क्या सोचने लगी थी? कैफ एक डिसेंट इंसान था। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं हो सकता था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर तसव्वुर से निकल के काम करना शुरू करो। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। वो तेजी से बोला। इससे पहले कि वो अंदर ना चली जाए।
कशमाला के आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। इस्लामाबाद जाना है? ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है। वो चौंकी। ये नाम? ज़ारा? मेरी बीवी? वो इसी सादगी से मुस्कुरा के बोला। कशमाला के चेहरे पे चौंक जाने का तासुर बहुत वाजिया था। ओह! समझ में नहीं आया कि क्या कहे। शौक बहुत बड़ा था। तुमने कभी ज़िक्र नहीं किया? क्या ज़्यादा तबीयत ख़राब है? सरसरी से अंदाज में पूछने लगी। मैं इसका ज़िक्र किसी से नहीं करता क्योंकि हमने घर वालों को बगैर बताए निकाह किया था। वो दोनों चंद गज के फासले पे खड़े थे। ऊपर आसमान तारिक था और कदों में घास बिछी थी। दरअसल मेरी फैमिली राज़ी नहीं है, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। मेरे घर वालों को अभी तक नहीं मालूम, लेकिन हम आहिस्ता-आहिस्ता इनको मना लेंगे। आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई लेम किस्म का बहाना बना के छुट्टी नहीं माँगना चाहता। श्योर, इसने बदवक़्त अपने तासुरात नॉर्मल रखे। तुम 3 दिन ऑफ कर लो, नो प्रॉब्लम। वैसे भी माँ की सर्जरी है, हम अस्पताल में होंगे। तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी। फराग दिली से कह के नींबू रंग के लिबास वाली लड़की मुड़ी और अंदर गुम हो गई। कैफ की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो इसके चेहरे का शौक देख चुका था। वो जानता था वो क्या सोच रही होगी। चल हमें वो वहीं खड़ा इस दरवाजे को देखता रहा जिसे वो बंद करके गई थी। ये दरवाजा बंद रहना चाहिए था। इसे फोकस लूज नहीं करना। इसने अपना सबक दोहराया। अंदर कमरे में आते ही वो गहरे गहरे सांस लेती बेड पे बैठ गई। इसके लब अभी तक बेयकीनी से खुले थे। जारा कैफ, इसीलिए इसका नाम जारा कैफ था। वो इसकी बीवी थी। वो पहले से शादीशुदा था और वो सिर्फ अपने तसव्वुर की बात कर रहा था। वो भी क्या अहमकाना बातें सोचने लगी थी। सफूरा ठीक कहती थी। कैफ की दुनिया इससे अलग थी और फिर इसे कैफ में दिलचस्पी थी भी नहीं। इसने दोहराया, मुझे कैफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो बस पता नहीं। इसने सर झटक के मोबाइल उठा लिया। इसे कैफ जमाल को जहन से निकालना था। सर्जरी की सुबह वैसी ही तुलु हुई जैसी मई की हर सुबह होती थी। गर्मी, हब्स, नमी। लेकिन इनके लिए वो सुबह हर सुबह जैसी ना थी। इनके लिए जिंदगी में कभी ऐसी कोई सुबह नहीं आई थी। माँ को सुबह 3 बजे NPO करना था, यानी नील पर ओस, लातीनी जुबान की सलाह थी, जिसका मतलब था नथिंग बाय माउथ, मुंह से कुछ नहीं देना। सर्जरी से कुछ घंटे पहले मरीज का खाना पीना रोक देना होता है। वो सुबह 3 बजे उठी और माँ को भी जगाया। माँ उठे, मैं नाश्ता लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है बेटे। उन्होंने लेटे लेटे आंखें बंद कर ली। माला के दिल पे आंसू गिरने लगे। वो कैसे बताए माँ को कि आपकी औलाद ने आपको बगैर बताए इतना बड़ा फैसला कर लिया है। आपको ऑपरेशन टेबल पे ले जा रहे हैं, जहां अनजान लोग अपनी छुरियां लिए मुंतजिर होंगे। जहन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। ऐसे तो कुर्बानी के जानवरों को लेकर जाया जाता है। क्या हम अपनी माँ को कुर्बान करने जा रहे हैं? हमने कैसे इतना बड़ा फैसला ले लिया? वो किचन में आई, चूल्हा जलाया, फ्राई पैन रखा, डबल रोटी का पैकेट खोला और एक टोस्ट निकाला तो एक टोस्ट नीचे गिरा। वो फर्श पे टोस्ट उठाने झुकी और फिर घुटनों के बल जमीन पे बैठती गई। साथ ही वो बच्चों की तरह रोने लग गई। वो अपनी माँ की सर्जरी करवाने जा रहे थे और माँ को इल्म ही नहीं, क्या इनको ये हक था? वो क्या कर रहे थे अपनी माँ के साथ? वो अपनी माँ के लिए चाय और टोस्ट बना के कमरे में लाई। इनके भारी भरकम वजूद के साथ इनको बिठाना एक कठिन काम था। इसने इनको बदवक्त सहारा देकर बिठाया। माँ बैठे बैठे सरनकाह से झुकाए हुए थी। मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ। इसने नरमी से इनके चेहरे पे आए बाल कान के पीछे आड़ से माँ ने ख्वाबता आंखों से इसे देखा। बेटे मुझे भूख नहीं है। शाबाश, थोड़ा सा खा ले। उन्होंने जमाई ली। फिर बेदिली से ट्रे को देखा। हाथ नहीं बढ़ाया। माँ नहीं खाना चाहती थी, मगर कुछ खिलाना जरूरी था। वो कैसे अपनी माँ को खाने पे राजी करे, इनकी सेहत का हवाला देकर। लेकिन माँ के लिए अपनी सेहत अहम नहीं थी। उन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों के आराम का ख्याल रखा था। ओह! वो चौंकी। माँ देखिए, मैं आपकी वजह से उठी बैठी हूँ। फिर मुझे सोना है, मुझे सारा दिन बहुत काम करने हैं। आप नाश्ता करेंगी तो मैं सोऊँगी ना? वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। गो कि होरे जहाँ अपने हाल से गाफिल किसी और ज़माने में सफ़र कर रही थी, लेकिन अपनी बेटी की बेआरामी पे वो चौंकी। सब्ज़ बूढ़ी आँखें उठा के इसे देखा, फिर नज़र झुका ली और बस चुपचाप टोस्ट खाने लगी। मालो को लगा वो इनकी एक नज़र वो कभी नहीं भूलेगी। क्या वो आखिरी नज़र थी? क्या वो अपनी माँ के साथ आखिरी दफ़ा नाश्ता कर रही थी? क्या वो दोनों कभी साथ बैठ के चाय नहीं पी सकेंगी? इसने अपनी चाय क्यों नहीं बनाई? इन दोनों को एक चाय साथ बैठ के पीनी चाहिए थी। माँ को वापस लाने के बाद वह साथ लेट गई। सुबह 8 बजे अस्पताल जाना था। नींद आंखों से दूर थी। इसने करवट बदली। आंखों से आंसू बहने लगे। दफातन मैसेज टून बजी। माला ने चौंक के फोन उठाया। माँ का मैसेज आया था। वह आर यू क्राइंग? माला ने हैरत से करवट मोड़ी। माँ लेटे लेटे मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। स्क्रीन की रोशनी नीम अंधेरे में इनका चेहरा चमका रही थी। माला ने कल इनको इनका फ़ोन तमाम टॉक्सिक रिश्तेदारों को ब्लॉक करके वापस कर दिया था। इसको अपनी तरफ देखते पाके माँ ने फ़ोन रख दिया और आंखें मूंद ली। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि वो रो रही थी? और उन्होंने ज़बानी क्यों नहीं पूछा, मैसेज पे क्यों पूछा? शायद वो कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि इसका ब्रेन किसी भी प्रेशर से खाली था।
वो एक ट्यूमर ज़्यादा ज़हन की सोच नहीं समझ सकता। इसने करवट बदल ली और ज़ेरे लब तस्बीह पढ़ने लगी। ए शिफ़ा देने वाले शिफ़ा दे, ए शिफ़ा देने वाले शिफ़ा दे। माही की हाँ, वो सहर पहर का वक़्त था। वो अपने लॉन्ग रूम में सोफ़े पे बैठी थी, तस्बीह हाथ में लिए स्कार्फ़ सर पे लपेटे वो दुआएँ पढ़ रही थी। आँसू भी साथ-साथ गिर रहे थे। वो गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर राइस से मिल के आई थी और वो वहाँ से खाली हाथ नहीं आई थी। वो उम्मीद लेकर आई थी। मोहित बाथरूम के आईने के सामने खड़ा अपना चेहरा देख रहा था। वो सर्जन था। वो घर का मर्द था। और मर्द मर्द होता है, वो घर का सरबराह होता है। कुछ बड़े फैसले घर के मर्द को लेने होते हैं। अपनी माँ की सर्जरी का फैसला इसने ले लिया था। ये फैसला इसी को लेना था। इसको लाहौर के 2 सर्जन कह चुके थे कि ये ग्लायोमा है। 2 ने कहा था मेनिंजियोमा है। लेकिन चारों में से कोई ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं था और ये बातें इसने माला को नहीं बताई थी। सिर्फ एक सर्जन तैयार था। वो था वासिम नसीर। क्या वो दुरुस्त फैसला कर रहा था? अगर सर्जरी के दौरान इसकी माँ को कुछ हो गया, तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ वही होगा। माँ ही और माला इसे कभी माफ़ नहीं करेंगी। और मुझ को सारी उम्र इस फैसले के साथ जीना होगा। ये थी इस फैसले की कीमत। लेकिन इस फैसले में इसको उम्मीद भी दिखाई दे रही थी। एक उम्मीद कि अगर सर्जरी ठीक होगी तो माँ फिर से वापस पहले जैसी हो सकती हैं। और इस एक उम्मीद के लिए अगर इसे सारी उम्र एक गिल्ट के साथ रहने का रिस्क लेना पड़े, तो वो लेगा। वो सर्जन था, इसे अपना नहीं माँ का सोचना था। इसने पानी की छींटे मुँह पे डाले। सारे मंज़र धुल के वाज़ेह हो गए। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, आगे अल्लाह के सुपुर्द। वो तीनों अपनी-अपनी जगह शदीद खौफ का शिकार थे। वो तीनों अपनी-अपनी जगह बेहद पुरुमीद थे। सुबह वो माँ को जब कार में बैठा रहे थे तो माँ ने बकबक को आवाज़ दी, करेले फ्राई करके बाहर ना छोड़ देना, फ्रिज में रखना, वरना खराब हो जाएंगे। इनको याद था कि रात बक भी करेले छील रही थी। इसकी बुरी आदत थी कि चीजें फ्रिज के बाहर छोड़ देती थी। बक भी ने आंसू साफ करते हुए सर हिलाया। सलीम और वो दरवाजे से इन्हें हाथ हिलाते रहे, यहाँ तक कि कार बाहर निकल गई। कैफ गुजर रोज चला गया था, वो वहां कहीं नहीं था। ना इसका कोई मैसेज आया था। अगले चंद घंटे किसी धुंधली सी स्लो मोशन फिल्म की तरह कटे। जब माँ को प्री ओप वार्ड से ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, वो नीम गनूदा सी लेटी थी, अस्पताल का नीला गाउन पहने ऊपर कंबल लिए। वो बस टुकर टुकर अपने दोनों बच्चों को देख रही थी जो इनके साथ खड़े थे। हम अस्पताल क्यों हैं? वो बार बार एक ही सवाल पूछती। क्योंकि आपका चेकअप होना है। मोहित ने झुक के इनका माथा चूमा। माला ने इनका हाथ लंबों से लगाया। फिर स्टाफ इनका स्ट्रेचर धकेल के अंदर ले गया। वो दोनों वहीं खड़े इन्हें दूसरे कमरे में गुम होते देख रहे थे। जन्नत माँ के पैरों तले होती है। मोहित बंद होते दरवाजों को देख के बड़बड़ाया, मगर वो सिर्फ माँ के पैर दबाने से नहीं मिलती। माँ के पैरों के नीचे की जमीन बनाना पड़ती है। वो जमीन जो बोझ उठाती है, जो माँ को इसके कंधों पे खड़ा रखती है। इस्लामाबाद वाले मामू, अमेरिका वाली खाला और दूसरे के रिश्तेदार फोन कर रहे थे, आना चाह रहे थे, लेकिन मोहित सबको अस्पताल आने से मना कर रहा था। एक दफा माँ ठीक होके घर शिफ्ट हो जाए, इसके बाद आप घर आइएगा। वो सबको यही कहता और माला सोच रही थी कि क्या कोई बात भी होगा। क्या इस क्या इस भयानक ख्वाब के बाद कोई रोशन सुबह भी आएगी? आज हूरे आपा का ऑपरेशन है। कबीरा बेगम कार में बैठ रही थी जब मोबाइल पे मैसेज टून बजी। अंदर बैठे हुए उन्होंने अपनी भारी चादर संभाली, पर्स साथ रखा और मोबाइल निकाला। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और वो तेजी से ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। लोकेशन भेजी है तुम्हें, इसे गूगल पे लगा लो। ताकुम से कह के वो मैसेज खोलने लगी। हूरे की ऑपरेशन का पढ़ के इनके चेहरे पे कोई तासुर ना उभरा, बस अंदर ही अंदर कोई कमीनी से खुशी महसूस होती थी। ड्राइवर ने लोकेशन लगा ली और कार घर से बाहर निकली। ये लोकेशन वो हर दफा नई सिरे से लगाता था। बैक व्यू मिरर में इसने कबीरा को देखा, जो चादर सर पे जमाए सनग्लासेस लगाए खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी मालकिन एक ही मौके पर घर से चादर करके निकलती थी जब उन्होंने किसी ऐसी जगह जाना होता था। वो डिफेंस की पोस्ट कॉलोनी से निकल के लोअर मिडिल क्लास के इलाके की तंग व तारीक गलियों में पहुंच चुकी थी। भला आखिर एक जगह जाके पिन लोकेशन खत्म हो गई। वो एक कच्ची आबादी जैसा मोहल्ला था। कहीं कोई रेड़ बांध सद्दा लगा रहा था, कहीं बच्चे भागते फिर रहे थे। एक तरफ रक्शे खड़े थे, गंदे पानी से उबलती नालियां, जौहर खुले पड़े थे। ऐसे में ड्राइवर ने भी नाक बुझ चढ़ा ली, लेकिन कबीरा के इत्मीनान में फर्क ना आया। एक नीले गेट के सामने इसने कार रोक दी। फिर बाहर निकला तो एसी की सारी ठंडक भूल गई। बाहर मई का सूरज आग बरस रहा था। इसने जल्दी से कबीरा का दरवाजा खोला। वो बारीक हील वाली जूते के साथ बाहर निकली और चादर दुरुस्त करती अपना बैग संभालती अंदर चली गई। ड्राइवर अंदर वापस बैठ गया। कार स्टार्ट रखी और फुल एसी ऑन कर लिया। जरा देर में ही वो पिघलने लगा था। नीले गेट के पार एक और जहां आबाद था। वो एक खस्ता हाल मकान था। दरमियान में बड़ा सा सहन था। एक तरफ कतार में कमरे बने थे। पहले कमरे के बाहर बहुत से जूते रखे हुए थे। कबीरा बेगम ने वहां से अंदर झांका। अंदर बहुत सी औरतें और बच्चे फर्श पे बैठे थे। वो आगे बढ़ गई। अंदाज से लगता था इस जगह से शनासा है। दूसरे कमरे में मखमल के सोफे रखे थे।
कबीरा बेगम अंदर दाखिल हुई और बड़े क्रोफर से एक सोफे पे बैठ गई, गर्दन कड़ाए। अब वो अपनी काली चमकती आंखों से इत्तराफ का जायजा ले रही थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी चौखट तक आया। इसे देख के सर को जनबिश दी, फिर पलट के किसी से बोला, सवारियों से कहो अब इंतजार करें, वीआईपी आए हुए हैं। वो 40-45 बरस का आदमी था, कमजोर सा, छोटे कद का वजूद। इसने लंबा टियाले रंग का जवा पहन रखा था, बाल लंबे और मैले कुचैले से थे। चेहरा सांवला और आंखों में काजल डाले हुए था। गर्दन में काले दुपट्टे की तरह कुछ लपेट रखा था। कानों में सिल्वर की बालियां और उंगलियों में अंगूठियां थीं। इसने दरवाजा बंद किया और अंदर आया। वो नंगे पैर था, इसके पैर इतने मैले थे कि नाखून काले पड़ चुके थे। वो एक सोफे पे आके बैठा तो पास से एक बदबू का भपका उठा, जैसे हफ्तों से नहाया ना हो। कबीरा इस बदबू की आदी थी। क्या हाल है बीबी, घर में सब खैरियत है? आमिर की सी आंखें कबीरा को घूर रही थी। परेशान हूँ साईं। वो हीरो वाली अंगूठियों वाले हाथ एक दूसरे में फंसा के बोली, कुछ भी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। दुश्मन कैसे हैं तुम्हारे? वो मुस्कुराया। दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस औरत का ऑपरेशन है आज, पता कर दें अपने मौकल से कि वो हल्का सा मुस्कुराई, वो बचेगी या नहीं। करवा देंगे पता, असल बात बताओ जिसके लिए आई हो। वो मुस्कुराया। कबीरा कदरे आगे हुई, आंखों में फिक्रमंदी लिए बात का आगाज किया। अनाया के लिए बड़े मुश्किल से एक घर पसंद आया है। लड़का दुबई में होता है, अच्छी जॉब करता है, पैसे वाला है। माँ भी ज़रा-सी लगती है, मगर ऐसी किस्मत है मेरी कि जो मुझे पसंद आता है वो होरे जहाँ की बेटियों की तरफ चला जाता है। पहली बात को वो छोटी वाली ले उड़ी और अब ज़ियाद। वो दबे-दबे गुस्से से कह रही थी। आँखों में नफ़रत थी, हसद था, हर वो जज़्बा था जो इंसानों को जादूगरों के ठिकानों तक ले आता है। तस्वीरें आपको व्हाट्सएप कर दी हैं। होरे जहाँ की बेटी कशमाला और नगीना सुल्तान का बेटा ज़ियाद। वो दाँत खिचकिचा के कह रही थी। बस किसी भी तरह इनकी बात नहीं बननी चाहिए। तुम फ़िक्र क्यों करती हो? हमारे मौक्किल आज ही काम से लग जाएँगे। जो तुम चाहोगी वही होगा। अनाया से बात बने या ना बने, इन दोनों को दूर कर दें। इनकी बहुत चक्कर लग रहे हैं मेरे दुश्मनों के घर। किसी तरह इस लड़के को वापस दुबई भिजवा के कुछ अरसे के लिए मंदिर से हटा दें। आँख ओझल, पहाड़ ओझल। चला जाएगा तो भूल जाएगा चला जाएगा तो भूल जाएगा इस लड़की को। वाह कबीरा बेगम, तुम्हें तो ड्रामा राइटर होना चाहिए था, खुद ही कहानी बना लेती हो। जादूगर मुस्कुराया, हो जाएगा, लेकिन 4 काले बकरे लगेंगे, हमारी उजरत लगेगी। इसकी परवाह ना करें, बस मुझसे इनका मेल मिलाप नहीं बर्दाश्त हो रहा। टांग पे टांग जमाए बैठी कबीरा अब सुकून से बोली, वो ये वो ठिकाना था जहां आके वो अपनी मर्जी से किसी की भी किस्मत का फैसला करवा सकती थी। सब इनके हाथ और पैसे में था। भिजवा देंगे लड़के को यहाँ से, और क्या काम है। पूरे जहाँ की बेटियों का घर बसना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस औरत ने सारी उम्र मुझे दुख दिए हैं। वो आंखों में नफरत लिए बोली, मैं इबाद को अपना दामाद बनाना चाहती थी, लेकिन वक्त पे कोई कदम नहीं उठाया तो आज पूरे जहाँ की बेटी इसके घर में ऐश कर रही है। क्या चाहती हो? ऐश खत्म करवा दें इसके? आमिल मुस्कुराया। यही चाहती हूँ, बस इसका बच्चा नहीं होना चाहिए। किसी तरह इसका बच्चा तैयार करवा दें, जो कीमत मांगेंगे मैं दूंगी। इसकी तस्वीर और तफसीलात भी व्हाट्सएप कर दी हैं। पेट का बच्चा मरने के लिए हारने का जादू करना पड़ेगा। इसमें वक्त लगता है, जरा गर्मी कम हो तो शुरू करता हूँ। अभी इस दुबई वाले लड़के का हाल पता करते हैं। आमिर ने घुटनों पे हाथ रखे रखे आंखें बंद की। कबीरा जानती थी वो क्या कर रहा है। वो कमरे में मौजूद अपने मौके जिन्नात से बिना आवाज की गुफ्तगू कर रहा था। वो दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए इसे देखी गई। अपने पैसे से वो हर काम करवा सकती थी, जादू से वो तकदीर को भी पलट सकती थी। एकदम आमिल ने आंखें खोली, वो सुर अंगार हो रही थी। गुस्से से इसने कबीरा को देखा। अपने साथ किसी को लाई हो? कबीरा चौंकी। मेरे साथ ड्राइवर है। शिश हाथ उठा के इसे खामोश करवाया। खला में घूरने लगा जैसे कुछ सूंघ रहा हो। कबीरा नासमझी से इसे देखने लगी। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? मेरा पीछा? मगर क्यों? वो शजदर रह गई। क्या चाहता है? आमिल ने आंखें बंद करके कुछ सूंघा। वो किसी को ढूंढ रहा है। फिर इसने करंट खा के आंखें खोली और तेजी से उठ खड़ा हुआ। उठो, तुम यहाँ से जाओ। मगर वो हका बका बैठी रह गई। उठो बीबी, तुम जाओगी तो वह यहाँ से जाएगा। जादूगर के चेहरे पे बेक वक्त बहुत से तासुरात थे। खौफ, गुस्सा, झंझलाहट। इसे ले जाओ यहाँ से, मेरे मौक्किल परेशान हो रहे हैं। मैं व्हाट्सएप पे राब्ता करूंगा, जाओ यहाँ से। कबीरा हैरान परेशान अपनी जगह से उठी। मगर वो कौन है? आमिर गुलाबी आंखों के साथ किसी सांप की सरगोशी में बोला, वो खतरनाक आदमी है, इसके समाज साफ है। क्या मतलब? उन्होंने उलझ के इसे देखा। वो पर्स उठा के खड़ी हो चुकी थी। आमिर ने आवाज मजीद आहिस्ता की, वो जिन्नात की आवाजें सुन सकता है। इसको यहाँ से लेकर जाओ। चलें इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से एपिसोड मिल सकें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।